हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस वक्त देश में जो हालात हैं वो बहुत ही अजीब सी सूरत हाल इख्तियार कर रहे हैं और गोदी मीडिया आपको कुछ भी बताना नहीं चाहता, अंधेरे में रखना चाहता है। इस सब के दरमियान कुछ ऐसे वाकयात हैं जिन पर गौर व फिक्र करना जरूरी है, कुछ जानकार लोगों से बात करना जरूरी है। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार देश विदेश की खबरों पर कुछ जानकार लोगों से चर्चा करता है ताकि आपको कुछ गहराई से मालूमात हो सके। इस वक्त जो मैं बात करने जा रहा हूं, हमारे खास मेहमान हैं सीनियर जर्नलिस्ट अभय कुमार जी, जिनका एक आर्टिकल इनकलाब अखबार में, जो उर्दू का सबसे बड़ा अखबार है, उसमें छपता है। उसके अलावा अलग अलग जबानों में बहुत से अखबारात में आपके मजामीन छपते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं और जेएनयू से आपने तालीम हासिल की है, पीएचडी किया है। अभय कुमार जी से जो हम बात करने जा रहे हैं वो ये कि आसाम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने मुसलमानों की वोट के बारे में कुछ बहुत ही दिलचस्प बात की है। दिलचस्प बात यह कि अब से पहले बीजेपी कहती रही है कि मुसलमानों के वोट को इर्रेलेवेंट यानी बेमानी बना दिया जाए। तकरीबन उसी किस्म की बात आगे बढ़ाई है। उसके अलावा हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर के इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन विवेक देब रॉय, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की बात की 15 अगस्त को, जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले के प्राचीर से देश को संबोधित कर रहे थे। बहुत से लोगों को उन्होंने मायूस किया था। आप बहुत कुछ सुन चुके हैं, उस पर बात करेंगे। और मंडल कमीशन, जो एक मुल्क की सियासत को बदलने वाला एक बड़ा फैसला था, उसके बाद क्या वाकई कुछ हालात बदले हैं देश में? क्या एससी एसटी ओबीसी के लिए कुछ हो पाया उस मंडल कमीशन के तहत? उस पर भी बात करेंगे। अभय कुमार जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप समय दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि ये हेमंत बिस्वा शर्मा, जो उन्होंने बात कही एनडीटीवी से इंटरव्यू में, वो उसे आप किस तरह से देख रहे हैं? आपने कुछ मजामीन भी इस सिलसिले में लिखे हैं। आप क्या कह रहे हैं? इसको थोड़ा सा बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए कि अब बीजेपी के लोगों का माइंडसेट मुसलमानों के बारे में क्या कुछ चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और हमारे तमाम दोस्तों का जो इस प्रोग्राम को देखते हैं, कमेंट करते हैं। आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। बात पूरी ये है कि कुछ दिन पहले एक मशहूर जो न्यूज़ चैनल है एनडीटीवी, उस पे जो चीफ मिनिस्टर हैं आसाम के हेमंत शर्मा जी का, उसमें उनका एक इंटरव्यू आया था और उस इंटरव्यू में उन्होंने बहुत सारी बातें कही थी, लेकिन एक बात जो काफ़ी अहम थी, कंट्रोवर्शियल थी, वो ये है कि उन्होंने कहा कि अभी हमको 10-15 सालों तक मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। तो ये बात सुन के बहुत ही अजीब लगा कि उनको वोट नहीं चाहिए। वो कौन होते हैं अकेले कहने वाले कि मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, है ना? ये कोई मुसलमान मतलब बाजार में बिकने वाली कोई सब्जी और कोई अशिया तो नहीं है कि हाँ हाँ मुझे आलू नहीं चाहिए, मुझे टमाटर चाहिए या मुझे गोभी चाहिए। मुसलमान जो है इस देश का बराबर शहरी है और आसाम के जो वजीर आला हैं हेमंत जी, जिनको जितने अधिकार और जितने राइट्स और इख्तियारात कानून ने, मुल्क का जो आईन है उनको दिया है, उतना ही अधिकार एक रेडी और पटरी पर कोई मुसलमान जो है, अगर वो आलू बेच रहा है और प्याज बेच रहा है या मजदूरी कर रहा है, तो उसको भी उतने ही अधिकार हैं। तो एक वजीर आला जो है, जो इतने बड़े कानूनी और आईनी ओहदे पर बैठा हुआ है, इस तरह की बात कह रहा है और उस बात पे कोई सवाल भी नहीं उठा रहे हैं। और देखिए, सबसे अफसोस की बात कि एनडीटीवी जो है उसको लोग जानते हैं और उसका एक जमाने में मयार भी था, लेकिन आज उसका जो एडिटर इन चीफ है जो उस चैनल के, कोई ऐसा नहीं कोई छोटा सा स्टिंगर ने कोई सवाल कर लिया, वो सारी बातों को सुन रहे हैं और कह रहे अरे आपका तो अंदाज बहुत ही निराला है, आपका बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है। तो ये भी दिखा रहा है कि हमारे मुल्क का जो मीडिया है, जो
वो किस तरह से नेताओं का पीआर यानी उनका पब्लिक रिलेशंस बनाने का काम करते हैं। यानी कहने का अगर हम बहुत ही आसान जबान में कहें तो चेहरा चमकाने का काम करता है। पत्रकार का काम किसी का चेहरा चमकाना नहीं है। पत्रकार कोई मेकअप करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है कि कोई प्रोग्राम से पहले या कोई डांस या गाने से पहले आपका मेकअप किया जाता है शादी से पहले। पत्रकार का काम है कि सच्चाई को दिखाना, इख्तदार की गलतियों को आवाम के सामने लाना। उनसे पूछा गया नॉर्थ ईस्ट के बारे में तो वो ये कह रहे हैं, चीफ मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि देखिए नॉर्थ ईस्ट में जो पहले जो डेवलपमेंट होता था उसका कोई फोकस नहीं होता था, 2014 के बाद से पूरी दुनिया बदल गई। तो ये भी जो मोदी जी का पूरा जो नैरेटिव है कि 2014 से पहले इस देश में कुछ भी नहीं था, 2014 से पहले कोई थे ही नहीं हिंदुस्तान में, ना यहाँ पे सड़क थी, ना यहाँ रोड थे, ना यहाँ कंप्यूटर था, ना टेलीविजन थे, ना रेडियो थे। समझिए कि हम सब लोग पत्थर के दौर में जी रहे थे। बोलते हैं ना स्टोन एज बोलते हैं हम उसको हिस्ट्री में। ये प्री हिस्ट्री मतलब सिविलाइजेशन शुरू होने से पहले जो जमाना था उसी में हम लोग जी रहे थे। और जब से आरएसएस सत्ता पर बैठ गई, जब से मोदी जी आ गए प्रधानमंत्री बन गए, तब से हम पता नहीं क्या से क्या हो गए। इसी नैरेटिव को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन ये सच्चाई है, पत्रकार को पूछना चाहिए कि अगर नॉर्थ ईस्ट में सब कुछ इतना ही बेहतर चल रहा है, इतना ही ज्यादा तरक्की हो रही है, तो प्रधानमंत्री जी को महीने महीने क्यों लग जाते हैं मणिपुर के बारे में बोलने के लिए? अगर सब कुछ इतना ही चल रहा है तो मणिपुर में आग क्यों लगी हुई है? दो कम्युनिटी जो हमारी है, एक आदिवासी कम्युनिटी है जो कि ज्यादातर उनकी आबादी क्रिश्चियन की है, और दूसरी जो मैत्री हैं उन लोगों के बीच में क्यों लड़ाई चल रही है? ये दोनों एक ही जगह पर रहने वाले, हम उनको भाई भाई कह सकते हैं, उनके बीच में ये खून खराबा क्यों हो रहा है? और लीडर को कुछ खबर ही नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में क्या सुविधाएं हैं आप सब लोगों को पता है, वहां पहुंचना कितना मुश्किल है। आप जब जाएंगे उस इलाके में तो पता चलता है कि जो दिल्ली है और उसमें कितना का फर्क है। और जो सबसे बड़ा सवाल है कि नॉर्थ ईस्ट हो चाहे कश्मीर हो, ये बिल्कुल सच्चाई है। और ये बात कहते हुए हम देशभक्ति का इजहार करते हैं कि वहां के वसायल, वहां के संसाधन, लकड़ी, पेड़, जमीन, नदियां, वहां के जो माइंस, जो भी चीज है, जो भी कुदरती जो चीज है, उससे तो प्यार है यहाँ के पूंजीपतियों को, उससे तो प्यार है यहाँ के नेताओं को। लेकिन नॉर्थ ईस्ट के जो लोग होंगे, उनका खान पान, उनका रहन सहन, उनकी जबान, उनके एस्पिरेशन, उनके डिमांड्स, उनके इलाके की तरक्की, ये उनसे बहुत ज्यादा सरोकार नहीं है। आप बताइए आजाद भारत में नॉर्थ ईस्ट का विकास नॉर्थ ईस्ट के नुक्ते नजर से कैसे हुआ, कब हुआ है? आदिवासियों का विकास आदिवासियों के नुक्ते नजर से कब हुआ है? पिछड़ों की तरक्की पिछड़ों से पूछ के कब हुआ है? मुसलमानों की तरक्की मुसलमानों के दर्द को समझ के कब हुआ है? ये तो सच्चाई है। और आप सब लोग भी देख रहे हैं कि मणिपुर में देश की कितनी बदनामी हुई और देश कितना कमजोर हो रहा है। लेकिन ऊपर से एक पत्रकार, पढ़ा लिखा पत्रकार, इतने बड़े न्यूज चैनल के सामने वो व्यक्ति जो है शेखी बगार रहे हैं, वो बहुत कसीदे काट रहे हैं और पत्रकार कुछ सवाल नहीं पूछ रहा है। फिर सवाल आता है हिंदू मुसलमान की, तो वो क्या कह रहे हैं? चीफ मिनिस्टर साहब बीजेपी के जो लीडर हैं, कुछ दिन पहले वो कांग्रेस में थे बहुत लंबे वक्त तक, जो हेमंत जी क्या कह रहे हैं कि देखिए वहां पे कोई हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं था, पहले तो ये सब कुछ कांग्रेस के जमाने में होता था, हम लोग तरक्की कर रहे हैं, हम मुसलमानों के इलाके में जा रहे हैं और हम कोई लेन देन मुसलमानों से नहीं करते हैं, कोई उनसे वोट वोट नहीं मांगते हैं। हमने ऐलान कर दिया है कि जो वोट का टाइम आएगा तो हम इलाके में आपके कंपेन नहीं करेंगे, हम 10-15 साल तक आपकी तरक्की करेंगे और 15 साल के बाद आपका वोट मांगेंगे। ये तो अजीब ही बात है। देखिए जब आप किसी की तरक्की करेंगे तो आप क्यों नहीं वोट मांगेंगे? इसका मतलब है कि आप वोट मांगने की हिम्मत आपकी नहीं है वहां जाने की। आपको लग रहा है कि आप कोई ना कोई सौतेला व्यवहार उनके साथ कर रहे हैं। और मुझे पता है, आपको पता है, देश को पता है कि किस तरह से मुसलमानों के ऊपर उनके घरों से उनको विस्थापित किया गया, उनको घरों से निकाला गया, उनकी जमीनें लूटी गई, उन पे पुलिस के डंडे बरसाएंगे। और एक पत्रकार जो फोटोग्राफी कर रहा था, पिछले साल की बात है, वो क्या किया कि खुद मुसलमानों को मारने के लिए वो आगे आ गया। इसका मतलब है कि जो जहर है हिंदू मुसलमान का, वो वहां घोल दिया गया है। रही बात
ये जो मुख्यमंत्री साहब की हैं, हेमंता जी की है, हेमंता बिस्वा शर्मा जी की है, वो बार बार गैर जिम्मेदाराना बयान देने के लिए जाने जाते हैं। कभी वो केजरीवाल जी को अटैक करते हैं, कभी वो राहुल जी को अटैक करते हैं, कभी कांग्रेस पार्टी के बारे में इधर उधर बातें करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि जब वो कांग्रेस पार्टी में थे तो बीजेपी ने उनकी बदउनवानी के खिलाफ, उनके वो जो करप्शन किए हुए थे उसके बारे में बिल्कुल एक किताब लाई हुई थी, मतलब एक बुकलेट आई हुई थी, बिल्कुल एक प्रिंटेड मटेरियल आया था, उसको सर्कुलेट किया गया। लेकिन वहां पे क्या हुआ कि बीजेपी का कोई बेस नहीं था, इनके एस्पिरेशन हेमंता जी के बहुत ही ज्यादा थे। फिर ये रातों रात अपना पल्ला बदल लिए। जिस कांग्रेस पार्टी में वो दहाइयों तक मंत्री रहे, एमएलए रहे, वो रातों रात मुसलमानों का अपीजमेंट कांग्रेस पार्टी करने लगी। और जिस पार्टी को दिन रात सांप्रदायिक कह के उसको कोसते थे, वो पार्टी देशभक्त हो गई और उधर चले गए। और जब बीजेपी में वो जाते हैं तो ये भी बड़ी दिलचस्प बात है कि बीजेपी में भी जो दलितों के, आदिवासियों के जो बड़े बड़े नेता थे, इनको भी इन्होंने साइडलाइन किया। आप देखिए कि सोनेलाल जी इससे पहले जो थे चीफ मिनिस्टर थे, उसको किस तरह से उनको वहां से हटाया गया और उनको कहा गया आप सेंटर में चले जाइए, और वो वहां की सत्ता इनके हाथ में चली गई। तो ये पूरा का पूरा जो है, आप देखिए कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर में भी जिस तरह का अपर कास्ट की लॉबी, ताकतवर लोगों की लॉबी आपको यहाँ दिख रही है, कुछ इसी तरह की लॉबी वहां भी दिख रही है। दलित, आदिवासी, पिछड़े वहां भी कहीं नहीं है। मुसलमानों का हाल इतना बुरा है कि सेकुलर पार्टियां भी मुसलमानों का नाम लेने के लिए तैयार नहीं है। उनके घर को, जमीन को किसी वक्त पे उनसे निकाला जा सकता है, सरकारी काम के नाम पे या फैक्ट्री लगाने के नाम पे उनके घरों को बेदखल किया जा सकता है, बांग्लादेशी होने के नाम पे उनको जेल में डाला जा सकता है, और एनआरसी और क्या क्या कहते हैं, नागरिकता के नाम पे उनकी जो क्या है, उनकी जो शहरियत है हमेशा मशकूक है, हमेशा उनको जेल में डाल जा सकता है। कंसंट्रेशन कैंप बनने की बात भी मीडिया में आती है कि वहां पे अगर जिनकी नागरिकता सही नहीं पाएगी उनको कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया जाएगा। और कंसंट्रेशन कैंप क्या है? कंसंट्रेशन कैंप का हुआ गुलामी कराने का एक जगह है, जहां पे आपके सारे अधिकार छीन लिए जाएंगे, आपको वहां डाल दिया जाएगा, आपको रोटी मिलेंगे, आपको कुछ खाने को मिल जाएंगे ताकि आप जिंदा रहें, और फिर आपसे काम लिया जाएगा। और बाहर जो लोग बचे हुए होंगे उनको डराया जाएगा कि अगर आप कम पैसे पे काम नहीं करोगे, अगर आप खामोश नहीं रहोगे, अगर आप मुझे वोट नहीं करोगे तो आपको भी वहीं डाल दिया जाएगा। रही सवाल वोट से वंचित करने की बात, जो है वो हेमंत जी पहली बार नहीं कह रहे हैं। मैं उसी पर आना चाह रहा था। बीजेपी, आरएसएस के जो लीडर हैं वो बार बार ये बात कहते हैं, ये बात डरवाते हैं कि मुसलमानों को उनके वोटिंग राइट से वंचित कर दो। अरे भाई, आप देखिए, भारत में दंड देने का, सजा देने का भी एक तरीका होता है। डेमोक्रेसी में सजा देने का तरीका ये नहीं है कि हम आपका वोटिंग राइट छीन लेंगे। सजा देने का तरीका हम आपको फाइन करेंगे, हम आपको कुछ महीने तक जेल डाल सकते हैं, है ना। सजा देने का मतलब ये नहीं है कि आपको वोट नहीं देना, आप वोट नहीं दे पाएंगे और आपको मुल्क से निकाल दिया जाएगा। ये कहीं भी दुनिया में किसी भी सिविलाइज सोसाइटी में और डेमोक्रेसी में नहीं होता है। अगर मैंने चोरी की है तो चोरी की सजा वही होगी जो कानून में लिखा हुआ है, और हिंदुओं के लिए भी वही और मुसलमानों के लिए भी यही है। आप उसकी नागरिकता नहीं छीन सकते हैं। अब मान लीजिए कि हमारे देश में अगर पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए कोई कानून बनेगा तो सबके लिए बनेगा, वो हिंदुओं के लिए बनेगा, वो मुसलमानों के लिए बनेगा। लेकिन जब आप बयान देते हैं कि अगर मुसलमान बच्चे पैदा कम नहीं करेंगे तो उनकी नागरिकता उनकी खत्म कर दो, आप जब बयान देते हो कि अगर मुसलमान जो हैं 4-4 शादियां करते हैं तो उनकी नागरिकता खत्म कर दो, भाई नागरिकता क्या है? नागरिकता होली का रंग है कि किसी पे आपने डाल दिया कि बुरा ना मानो, होली है। मैं आपको बता रहा हूं 2016 की बात है, नवंबर में आरएसएस के एक बहुत ही टॉप लीडर हैं वैद्या जी, और मैंने अपने आर्टिकल में कोट भी किया है, सबरंग में छपा हुआ है, आप उसको पढ़ सकते हैं। सबरंग इंडिया में जाएंगे तो आपको मेरा आर्टिकल मिल जाएगा। मैंने लिखा है कि हेमंत शर्मा बिस्वास जी, ये जो मुसलमान है वो सब्जेक्ट नहीं है, वो सिटीजन है, वो भी इक्वल सिटीजन है। उसमें वैद्या जी ने क्या कहा था कि अगर मुसलमान यूनिफॉर्म सिविल कोड को नहीं मानेंगे तो उनकी नागरिकता छीन लेनी चाहिए। अजीब बात है, आदिवासी मुखालफत कर रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड को, उसका भी आप छीन लो नागरिकता।
या उसके बाद नॉर्थ ईस्ट के लोग उसकी मुखालफत कर रहे हैं, उनकी भी छीन लो। हमारे जैसे जो लोग हैं उनको, हम भी इसकी मुखालफत करते हैं क्योंकि नीयत सरकार की सही नहीं है। हम चाहते हैं कि हर जगह बराबरी हो, लेकिन सरकार की कोई नीयत सही नहीं है, तो हमें भी जेल में डाल दो, हमारी भी नागरिकता छीन लो। तो किस किस को नागरिकता छीन? अभय कुमार जी, नागरिकता छीनने तक की बात आ रही है अलग अलग तरीके से। मुसलमान का वोट नहीं चाहिए, 15 साल तक हम वोट नहीं लेंगे, और एक तरफ वो कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की तैयारियां हो रही हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बदलने के लिए प्रधानमंत्री के ऑफिस का एक अहम आदमी आर्टिकल लिखता है बाकायदा, और बाद में ये कह दिया जाता है कि ये उनके पर्सनल राय हो सकती है। लेकिन प्रधानमंत्री की तरफ से, देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ अगर कोई इस देश का जो रहने वाला है वो कॉन्स्टिट्यूशन को ही सवाल उठा रहा है, उसके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए, मुकदमा दर्ज होना चाहिए, अदालत में लेके जाना चाहिए। और जो कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के जिम्मेदार हैं, चाहे वो अदालतें हो या सरकार हो, उन्हें उससे पूछना चाहिए कि तुम ये क्या कर रहे हो। ऐसा तो कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसका क्या मकसद था, क्या है? जी, सबसे पहले मैं अपने जितने भी हमारे भाई एवं बहन इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मेरी आपसे गुजारिश है, इससे पहले कि मैं काज़मी साहब के सवाल को लूं, तो आपके वोटिंग राइट को वो कह रहे हैं कि छीन लेना चाहिए या कुछ उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, प्लीज, इस देश का आईन बहुत ही मजबूत है, इस देश का संविधान बहुत ही मजबूत है, आपका साथ कोई छोड़ेगा नहीं, कोई नहीं छोड़ेगा। अगर आपके साथ अगर कुछ हुआ, पूरा देश आपके समर्थन में खड़ा हो जाएगा। इसलिए हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि अगर कोई वो गलत बयान दे रहे हैं, आपको प्रभोग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें कभी भी अंबेडकर साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है उसी पे चलना है। हमें कोई ऐसा बयान नहीं देना है ताकि उनका जो काम हो वो आसान हो जाए। इसलिए फिर मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि उनके भड़काऊ बातों में कभी ना आइए, समझ रहे हैं, कभी नहीं आना चाहिए, उनकी ताकत नहीं है इस देश में। देखिए, आरएसएस और बीजेपी आज सत्ता में जरूर है, लेकिन ये देश जो है हजारों हजारों सालों से आबाद है, और इस देश में कितने आरएसएस आएंगे और कितने आरएसएस जाएंगे, ये वक्ती बीमारी है, मेरा ऐसा यकीन है। इसलिए हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि उनके खेल में ना फंसे, और हमारे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित, पिछड़े जितने भाई है उनके साथ एकजुहती बनाकर रखे। वही आवाम का जो इत्तेहाद है वही सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए, इससे मैं सवाल को लिंक करता हूं काज़मी साहब का। काज़मी साहब ने पूछा कि 15 अगस्त के रोज एक अखबार है अंग्रेजी का जो बिजनेस और कारोबार के बारे में खबरें शाया करता है, हिंदुस्तान टाइम्स का अखबार है शायद, उसका नाम है मिंट, बहुत ही मतलब रिकॉग्नाइज अखबार है। उसमें बयान एक छपा, एक लेख, एक आर्टिकल छपा विवेक देबरॉय साहब का। विवेक देबरॉय जो है वो प्राइम मिनिस्टर के इकोनॉमिक एडवाइजर हैं। कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है जो चाय की दुकान पर बैठ के कोई बहस कर रहे हैं, या कोई ऐसा कोई पत्रकार भी नहीं है, कोई लीडर भी नहीं है कि चलिए भाई वो उनकी जाती राय है। साहब ने एक मजमून लिखा, किस दिन लिखा? 15 अगस्त को, जिस दिन आप और हम देश प्रेम में हम लोग डूबे हुए हैं, जब हम सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हम गा रहे हैं, जब हम संविधान को अपने सीने में लगाए हुए हैं, जब हम जन गण मन गा रहे हैं, उसी दिन में वो साहब को ने एक आर्टिकल मिंट पेपर में लिखा 15 अगस्त को, और क्या कह रहे हैं कि इस देश का जो आईन है वो कॉलोनियल है, यानी औपनिवेशवादी है, नौ आबादी है, यानी इसमें अंग्रेजों का कॉलोनियल पावर का इसमें विरासत है, नौ आबादी मिरास है, वो कॉलोनियल लिगेसी है, ये अंग्रेजों का दिया हुआ है, इसे दूर कर दो। तो आप देखिए, जो आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है, सबसे पहला अगर कोई चीज जो खालिस 100% प्योर अगर कोई चीज कॉलोनियल है, जो चीज विदेशी है, तो आरएसएस की आइडियोलॉजी है। बिल्कुल विदेशी है। मुसलमानों को ये कह रहे हैं विदेशी, मुसलमान तो यहाँ हजारों हजारों साल से रह रहे हैं, ये 100 साल पुराने, ये सबसे बड़े विदेशी हैं। आप पूछेंगे मैं ये क्या बोल रहा हूँ, इंटेलेक्चुअल ने किताबें लिखी हैं इनके बारे में, क्योंकि इनके जितने बानियान थे, इनके जितने भी फाउंडर्स थे, ये महात्मा गांधी जी के थॉट से नहीं मुतासिर हैं। महात्मा गांधी जी की मृत्यु जो है, जो उन्माद पैदा किया गया था हिंदू राष्ट्र के नाम पे, उसी का नतीजा है। और ना ये कबीर के
हैं ये प्रशंसक, कबीर के हैं, ना ये बुद्ध के हैं, ना ये अम्बेडकर के हैं, ना ये भगत सिंह के हैं, आप ना ये मौलाना आजाद के हैं, ये किसी के नहीं है। इनके जो मतलब क्या कहें इंस्पिरेशन है वो जर्मनी में बैठे हुए हैं, जिन लोगों ने अपने मुल्क को तबाह किया था। इनका आइडियोलॉजी है कि राष्ट्र को मजबूत बनाओ, और राष्ट्र को मजबूत ये बनाते तो लोगों को इख्तियार देते। राष्ट्र को और कौम को मजबूत बनाना हाथी के दिखाने के दांत हैं, हाथी के खाने के दांत हैं कि जब निचली जात के लोग, जब दलित मुसलमान, जब देश का आवाम, किसान, मजदूर जब झंडा लेके मुल्क की आजादी में खड़ा हो गया था और अंग्रेजों के खिलाफ था, और यहाँ के पूंजीपति और यहाँ के जमींदार जो अंग्रेजों के साथ मिलके शोषण कर रहे थे आवाम का, वो जब आवाम उठ खड़ी हुई अंग्रेजों के खिलाफ, जमींदारों के खिलाफ, पूंजीपतियों के खिलाफ, तो पूंजीपति वर्ग और जो जमींदार वर्ग ने इनको खड़ा किया और कहा कि तुम आवाम को बांटो, और आवाम को इन्होंने हिंदू और मुसलमान के नाम पर बांटा। एक संस्कृति, एक सकाफत, एक राष्ट्र, एक जबान की बात करना, एक धर्म की बात करना, ये इनके जो लीडर्स हैं जर्मनी में बैठे हुए हैं, जिनका नाम अब जर्मनी में भी कोई नहीं लेता है, जिन्होंने जर्मनी को बर्बाद कर दिया। और जब जर्मनी ने उन अपने बिगड़े हुए नेताओं को छोड़ दिया, उनकी लेगेसी को दफन कर दी, तो आज यूरोप का सबसे बड़ा मुल्क जर्मनी बना हुआ है। तो ये तखरीबकारी करने वाले लोगों को मानने वाले लोग हैं, ये गांधी जी की आइडियोलॉजी के खिलाफ हैं। जब और इसी से मिला जुला एक और अहम बात है जो कि इन्होंने कहा कि नए आईन की जरूरत है। जब आईन बन के तैयार हुआ 1949 में, तब से लेके आज तक, मैं ये बात पूरे रिकॉर्ड के साथ कह रहा हूं कि इन्होंने आईन को दिल से नहीं लगाया, और आईन की कमजोरियों को दिखाने के लिए तरह तरह के बहाने ढूंढे और इल्जाम लगाया मुसलमानों पे कि मुसलमान इस देश का आईन ही नहीं मानता है। और ये भी बड़ी बात पॉपुलर तरीके से पूछी जाती है, अच्छा आप मुसलमान हो तो आप आईन को मानते हो या कुरान को मानते हो? अरे भाई, हमारा देश जो है वो उसका संविधान कहता है कि आप संविधान को भी मानो और कुरान को भी मानो, उसमें कोई लड़ाई नहीं है। अगर कोई आपसे पूछे कि आप अपने पापा को मानते हो या अपने मम्मी को मानते हो, तो आप क्या कहेंगे? मैं अपने अब्बू को भी मानता हूं और अपने अम्मी को भी मानता हूं। उसमें कोई लड़ाई नहीं है कि मैं अपने अब्बू को नहीं, क्योंकि हमारा वजूद जो है, हमारा वजूद दो है, एक हिंदुस्तानी का है और एक हमारा अपनी मजहबी आइडेंटिटी की है। तो दोनों आइडेंटिटी जो है, वतन से प्रेम करने की बात कुरान भी कहता है और वतन से प्रेम करने के बाद दूसरे धर्म के ग्रंथ भी कहते हैं। ये तो अजीब सी बात है, अजीब सी बात है। जब आप सफर करते हैं तो रेल में भी सफर करते हैं, रिक्शे में भी सफर करते हैं, टांगे में भी करते हैं, सब एक दूसरे से लिंक्ड है। आप पैदल भी चलते हैं। उसी तरह से कुरान और संविधान इसमें टकराहट करने का जो इरादा रखते हैं, तो उनसे पूछा जाए कि आपके जो धार्मिक ग्रंथ हैं आप उसको मानते हो कि आप संविधान को मानते? ये सब सवाल सब पे लागू होगा। ये तो सब पे, ये तो सिर्फ मुसलमानों का सवाल नहीं है। तो इन लोगों ने हमेशा ही संविधान में कमियां निकाली है और मुसलमानों को कहा कि ये देशभक्त नहीं है, ये आईन को नहीं मानते हैं, ये शरिया को मानते हैं। अजीब अजीब कहानी है। इस देश में कौन सा ऐसा इंसान है, कौन सा ऐसा मुसलमान है जिसने आईन को नहीं माना? यहां तक कि बाबरी मस्जिद के बारे में भी जो फैसला आया, जिसको लेके हम भी मायूस हैं और आप भी मायूस हैं, उसमें भी लोगों ने क्या कहा कि चलिए, जब कोर्ट ने जब फैसला कर दिया, अब देखा जाएगा, आगे की बात आगे देखा जाएगा, हम इसको कबूल कर लेंगे। और लेकिन इल्जाम आप पे लगेगा, इल्जाम मेरे ऊपर लगेगा। चार बातें और मैं कह के बात को खत्म करूंगा। याद रखिए, इन्होंने मनुस्मृति को कहा बड़ा मकाम दिया है आईन के मुकाबले में। देखिए, जो आपसे सवाल कर रहे हैं उनसे पूछिए, मनुस्मृति को उन्होंने बड़ा मकाम दिया है और आईन को छोटा मकाम दिया। और 1949 में पांचजन्य और ऑर्गेनाइजर इसमें लेख छपे, और ऑर्गेनाइजर में एक लेख छपा जो कि आरएसएस का मुखपत्र है, मतलब उसका तर्जुमान है। उसमें लिखा गया कि आईन बनाते हुए जो हमारे आईन थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, उन्होंने मनुस्मृति को कंसल्ट नहीं किया। अजीब कहानी है। अरे मनुस्मृति को तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जलाया। मनुस्मृति को तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि यह बराबरी के खिलाफ है।
ये मसावत की जंग में मनुस्मृति हमारे लिए एक रुकावट है, उस मनुस्मृति को हम कैसे अपना सकते हैं। दूसरी बात, जो मनुस्मृति से उनका प्रेम था वो उनका गया नहीं। गोलवरकर जी जो दूसरे सर संचालक थे, मतलब आरएसएस के दूसरे चीफ थे, उनके आइडियोलॉग थे, उन्होंने भी अपनी किताब 1966 में बंच ऑफ थॉट्स में उन्होंने भी कहा है कि मनुस्मृति को पूरी दुनिया मानती है, मनु को दुनिया का सबसे बड़ा कानून का ज्ञाता माना जाता है। बलराज मधोक ने भी कहा है, भारत की आइन की मुखालफत की है इस सेंस में कि देखिए इसमें जो है फेडरलिज्म की जगह यूनिटरी स्टेट होना चाहिए। ये कितनी गलत बात है भाई। हमारा आइन जो है वो राज्यों को भी अधिकार देता है और मरकज को भी अधिकार देता है, और कोई किसी से नीचा नहीं है। लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि मरकजियत होनी चाहिए। मरकजियत से क्या होता है, लोगों के अधिकार दब जाते हैं। सुदर्शन जी ने भी साफ साफ कहा है कि हम माइनॉरिटी को नहीं मानते हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि हम चाहते हैं कि इंडियन संस्कृति, मतलब हिंदू संस्कृति, हिंदू धार्मिक संस्कृति के आधार पर आइन को फिर से उसको बनाया जाए। विश्व हिंदू परिषद जो है उसने भी, मैं आपको बता रहा हूं, उसने भी 1990 में रैलियां की और धर्म संसद किया और कहा कि हिंदू धर्म के ग्रंथ पे इसको बनाना चाहिए। तो देखिए पांचजन ने भी कहा, आपको गोलवरकर जी ने भी कहा, आपको दीनदयाल उपाध्याय ने भी अपनी किताब में उन्होंने आइन की मुखालफत की है, आइन की कमियां गिनाई हैं। सब लोगों ने गिनाया, किन किन का नाम लूं, और जो विवेक देवराय साहब थे उन्होंने भी यही बात कही। लेकिन जब आवाम की ताकत तो बड़ी मजबूत होती है, जब मुखालफत होने लगी, जब कांग्रेस ने तनकीद की, समाजवादी पार्टी ने तनकीद दी, जयंत जी ने तनकीद दी जो आरएलडी के हैं, जब बहन मायावती ने बहुत ही कहा कि इस तरह की बात, कानून नए आइन लाने की बात करने वाले जातिवादी मानसिकता है, इनको डर लगा, इलेक्शंस है, वोट कम हो जाएगा, गिर जाएगा, हमें तो अपना इमेज भी बनाना है कि हम अंबेडकर के सबसे बड़े पैरोकार हैं और अंबेडकर मुसलमानों के खिलाफ थे, तो झूठ भी फैलाना है। तब कहा गया नहीं 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 नहीं, ये तो उनका देवराय साहब का जाती बयान था, वो तो उससे हमारा लेना देना नहीं है। मैंने अपने मजमून में यही दिखाया है, देवराय साहब ने जो कुछ भी कहा उसकी लॉन्ग हिस्ट्री 70-80 साल की आरएसएस की है, और जो जबान देवराय साहब ने इस्तेमाल किया, अगर आरएसएस और बीजेपी का उससे कुछ लेना देना नहीं होता तो उनके बानियान, उनके पुराने लीडर वही बात पहले क्यों कहते। इसका मतलब है कि सब लोग एक ही हैं। पूरी कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से आइन, कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला किया जाए, उसको बदला जाए, उसके अंदर में रिजर्वेशन, माइनॉरिटी के जो अधिकार हैं उसको कमजोर किया जाए, और एक जाति, एक धर्म, एक कल्चर की सुपरमेसी को बनाई जाए। लेकिन ऐसा होगा नहीं। फिर मेरी आपसे गुजारिश है, सच्चाई मैंने आपके सामने बयान की है, लेकिन इससे मायूस नहीं होना है। हिंदुस्तान के तमाम लोग आपके साथ हैं, हम सब लोग एक ही साथ रहेंगे। ये बहुत ही अहम बात कही आपने। और हमें कभी भी प्रभोक नहीं होना है। हमें लोगों की गालियों का जवाब जो है ना, हमें प्यार और मोहब्बत से, अक्ल से देना है। और जो नफरत के सौदागर है उनके दिन पहले भी लदे थे, अब भी लदेंगे और आगे भी लदेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जी, अब मैं आखिर में, बहुत ही मुख्तसर वक्त हमारे पास तकरीबन खत्म हो चुका है, लेकिन ये मंडल कमीशन के नतीजे क्या, अगर आप 2-4 मिनट में मुख्तसर कुछ बता सकें, फिर तफसील से फिर कभी बात होगी। देखिए, इस पे मुख्तसर बात यही है कि जो मंडल कमीशन है, ये जो है 1990 में 7 अगस्त 1990 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था, तब की बीपी सिंह गवर्नमेंट थी। और है क्या कि हिंदुस्तान में ऊंची जाति के लोग ऊपर हैं और सबसे नीचे में दलित और आदिवासी हैं। तो दलित और आदिवासी के लिए थोड़ा बहुत तो रिजर्वेशंस मिल गया, लेकिन उनको भी अधिकार बहुत स्लोली मिले और आज भी दबाए जा रहे हैं। मिले नहीं, लेकिन कम से कम उनको संविधान बनने के साथ अधिकार मिल गया। एक बहुत बड़ी जो आबादी है जो बीच में है, जिसको हम लोग कहते हैं अदर बैकवर्ड क्लासेस, अन्य पिछड़ा वर्ग, उन लोगों को कुछ भी नहीं मिला हुआ था। और ये लोग, इनकी आबादी 50 से 60% है। हालांकि इस देश में जाति यानी कास्ट सेंसस जो है 1931 के बाद नहीं हुआ, इसलिए हम एग्जैक्ट नहीं कर सकते उनकी आबादी कितनी, लेकिन 50, 60, 65% उनकी आबादी है। ये लोग तालीमी तौर पे, एजुकेशनली और सोशली ये लोग बैकवर्ड थे,
और इनका जब आंदोलन चला तो 1990 में बीपी सिंह सरकार ने इनको 27% रिजर्वेशन थे वो सरकारी जॉब्स में, सेंट्रल गवर्नमेंट के सरकारी जॉब्स में दिया, जो कि बिल्कुल सही बात थी। और मंडल कमीशन की एक बहुत ही अहम चीज है जो खासकर मुसलमानों को और ईसाइयों को ये सोच लेना चाहिए, इसको जान लेना चाहिए। मुसलमानों को आजादी के बाद कोई रिजर्वेशन नहीं था। पार्टीशन हुआ, मुल्क तकसीम हुआ, उनकी हालत खराब हुई, उनको खामोश किया गया, उनको कहा गया कि पार्टीशन आपकी वजह से हुआ, उनको चुप कराया गया, वो डर गए। लेकिन 1990 में जब ओबीसी रिजर्वेशन दिया गया तो ओबीसी रिजर्वेशन था वो रिलीजियस न्यूट्रल था, यानी धर्म के आधार पर इसमें भेदभाव नहीं था। हिंदुओं की पिछड़ी जातियां, मुसलमानों की पिछड़ी जातियां, ईसाइयों की पिछड़ी जातियां, सबको शामिल किया गया था। और आज एक मुसलमानों में अगर कुछ तबका कहीं सरकारी नौकरी में दिखता है तो उसमें मंडल कमीशन का बहुत बड़ा योग है। बहुत सारे हमारे मुसलमान भाई जो पिछड़ी जाति से आते हैं उन लोगों को नौकरियां अगर कुछ मिल पाती हैं तो मंडल कमीशन का बहुत बड़ा बोलबाला है उसमें। लेकिन जो बराबरी नहीं चाहते हैं उन लोगों ने मंडल कमीशन से घबराकर उसको कमजोर करने के लिए राम जन्मभूमि यात्रा निकाली ताकि मंडल कमीशन दब जाए। उसका मीडिया में बहुत मुखालफत किया गया, कहा गया ये तो एंटी नेशनल है, ये तो जातिवाद है। अरे भाई, निचली जाति के लोगों को जब हम ऊपर लाते हैं तो ये कैसे जातिवाद हो गया, और ऊपर के लोग ही सारी मलाई खाएं तो ये कैसे राष्ट्र निर्माण हो गया। तो ये भी बात हमें समझना होगा। लेकिन क्या हुआ कि इस मूवमेंट को कमजोर करने के लिए ये रथ यात्रा निकाला गया, मंडल को कमंडल से कमजोर किया गया, और आरएसएस बीजेपी ने जानबूझकर पिछड़ी जाति के हिंदू लीडरों को ट्रेनिंग दी, उनको कुछ पोस्ट भी दिया और उनसे वही काम करवाया जो चाहते थे। और इस तरह से देखते देखते आपसी जो झगड़े थे बैकवर्ड क्लासेस के, उसका भी फायदा इन लोगों ने उठाया। और आज मंडल कमीशन को लागू हुए 33 साल 33 ईयर्स हो गए हैं। मंडल कमीशन ने बहुत सारे रिकमेंडेशन दिए हैं, आज उसको भी पूरे करने के लिए डिबेट नहीं चल पा रहे हैं। कास्ट सेंसस की बात हो रही है कि भाई कम से कम पता तो चले किस जातियों के पास क्या है, इसमें भी सरकार को कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन बदकिस्मती से कि मोदी जी अपने आप को पिछड़े का नेता भी कह रहे हैं। आखिरी बात मैं ये कह रहा हूं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 4% ही प्रोफेसर हैं ओबीसी कम्युनिटी के, और उनकी आबादी जो है 50% से ज्यादा है, उनको रिजर्वेशन 27% है। इससे बड़ी नाइंसाफी क्या हो सकती है। आदिवासी सिर्फ 2% या 1.5% ही प्रोफेसर हैं, हालांकि उनको रिजर्वेशन मिला है 8% का। तो सोशल जस्टिस की लड़ाई और मुसलमानों की लड़ाई, अकलियती की लड़ाई मिली हुई है। आज बदकिस्मती की बात है कि हम आपस में बट गए हैं, और आज हम लोग, हमारे बीच में से बहुत सारे लोग मनुवादियों के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए ये जो वक्त है ये सोचने और समझने का भी है। और मंडल दिवस जो है जो मनाया जा रहा है, आइए हम कसम खाएं कि हम हिंदू मुसलमान भाई भाई का नारा लगाएंगे, और ये भी नारा लगाएंगे कि पिछड़ा पिछड़ा एक समान, हिंदू हो या मुसलमान। हम दलित क्रिश्चियन जो हैं, दलित क्रिश्चियन हो या दलित मुसलमान हो, उनके लिए भी हम एससी दर्जे की बात करेंगे। धर्म हमारा घर का मामला है, लेकिन हम बाहर जो हैं हम सब लोग हिंदुस्तानी हैं, और भारत में जो सबसे कमजोर लोग हैं उनका पहला हक होना चाहिए। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ही अच्छे से कंक्लूड कर दिया, और 2-3 बातें आपने कही। एक तो बीजेपी के भड़कावे में ना आए मुसलमान, दूसरा ये कि मुसलमान अकेला ना समझें, हम सब साथ हैं। तीसरी बात ये कि आरएसएस हिटलर के रास्ते पर चल रही है। आरएसएस की आइडियोलॉजी विदेश से आई है, और आरएसएस ये पब्लिसिटी, ये प्रोपेगेंडा हमेशा करती रही है कि मुसलमान देश के संविधान को नहीं मानते। तो ये एक मोटी मोटी कुछ चीजें हैं, जो खास खास बातें हैं, उन पर सभी को तवज्जो देने की जरूरत है। और खास तौर पर जिसका हक जिसको मिलना चाहिए, जो मंडल कमीशन के जरिए तय किया गया था, वो जरूर मिलना चाहिए। सच्चर कमीशन की रिपोर्ट को तो दफन कर दिया गया, मंडल कमीशन के जरिए कुछ मिला था, चूंकि उस वक्त सरकार उस के लिए तैयार थी, वीपी सिंह की सरकार, उसने ये शुरुआत की थी। और उसी के बाद देश की सियासत में एक बड़ी करवट, बड़ी तब्दीली आई थी। इसके लिए फिर कभी बात करेंगे। कास्ट सेंसस जी 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 जी, बिल्कुल।
तो जातिगत जनगणना भी होनी चाहिए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए, ताकि सबकी तादाद मालूम हो और सबको उनका हक मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अभय कुमार जी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।